हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो करंट में इशू होंगे हम उन पर क्लास लाते रहेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। तो आज हमारा जो इस समय वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल ऑर्डर में इस समय इंटरनेशनल लेवल पर ये आगाज़ लगाया जा रहा है कि 2022 कहीं तृतीय विश्व युद्ध का आगाज़ तो नहीं है। जैसे बहुत सारी टेंशन है इस समय वर्ल्ड में, और मौजूदा जो टेंशन है रसिया और यूक्रेन बॉर्डर पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 2022 में तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ेगा। तो इसी संदर्भ में हम कोशिश करेंगे आज के वीडियो में जानने की कि इस समय जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, वर्ल्ड के सामने इस समय संसार में या वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और किस किस क्षेत्र में ये सुरक्षा चुनौतियां इस समय बनी हुई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपका वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी में आज का अपना टॉपिक यही है कि 2022 में जो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां यानी ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन 2022 में वो कौन सी सुरक्षा चुनौतियां हैं जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि 2022 थर्ड वर्ल्ड वार का एक ईयर हो सकता है। ठीक है नहीं। तो अगर मैं बात करूं विश्व के संदर्भ में, तो हम क्वेश्चन को दो संदर्भों में डिस्कस करेंगे, एक तो विश्व के संदर्भ में और एक भारत चीन के संदर्भ में अलग से डिस्कस करेंगे। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में या PCS में क्वेश्चन आएगा तो भारत के संदर्भ में भी सुरक्षा चुनौतियों के बारे में आ जाएगा। ठीक है नहीं। तो अगर मैं विश्व के संदर्भ में डिस्कस करूं तो विश्व में इस समय कई सारे देश ऐसे, मतलब काफ़ी देशों में लोकतंत्र खतरे में है। मतलब लोकतंत्र जैसे तुर्की है, वेनेजुला है, सीरिया है, म्यांमार है, यहाँ पर या तो आपके पास तानाशाही शासन है, डिक्टेटरशिप है, या फिर सैनिक शासन है आपके पास। तो इससे लोकतंत्र जब खतरे में होता है तो जो तानाशाही शासन होता है या आपके पास डिक्टेटरशिप होती है, तो वो शासक अपनी इच्छा के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करते हैं और उन पर जनता का कंट्रोल नहीं होता, उन पर जनता का प्रेशर नहीं होता, तो वो अपने मन मुताबिक जो है निर्णय लेते हैं। उससे क्या होता है, विश्व में एक स्टेबिलिटी आपके पास नहीं आ पाती, इनस्टेबिलिटी विश्व में रहती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास वैश्विक स्तर पर या विश्व के स्तर पर कोई ऐसी नियम आधारित संगठन का ना होना। इसलिए आपके पास विभिन्न मुद्दों पर पावरफुल देश जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। यानी कि अगर हम विश्व के बारे में बात देखें, ठीक है नहीं, तो कोई भी ऐसा प्रॉपर रूप से संगठन नहीं है जो वैश्विक मुद्दों को, वैश्विक सैनिक मुद्दों को या वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके या विभिन्न देश जो है उसकी संगठन की बात माने। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई वैश्विक स्तर पर कोई ऑर्डर नहीं होता है, संगठन नहीं होता कोई मजबूत, तो मनमानी यानी कि जो पावरफुल देश हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे चाइना, आपने देखा होगा चाइना हर जगह अपनी जो है डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, या अमेरिका आपके पास अपने मन मुताबिक वर्ल्ड ऑर्डर को ये चलाना चाहते हैं। अब एक संगठन आपके पास संयुक्त राष्ट्र संघ तो है आपके पास, लेकिन जैसे कोरोना में भी हमने देखा या और सारी चीज़ों में हमने देखा जो सिक्योरिटी चैलेंज हुए थे, सीरिया का मामला हो या आपके पास और अन्य मामले हों, अफगानिस्तान का मामला हो, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभा सका। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक जो शैक्षिक मतलब सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उस पर कंट्रोल पाने में असफल साबित हुआ है। उसके बाद USA विभिन्न देशों में, यानी कि अभी तक क्या होता था, USA विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थापना के प्रति गंभीर दिखाई देता था, और इसी को तहत उसने अफगानिस्तान में भी इंटरवीन किया था जब अमेरिका में हमला हुआ था आपके पास। ठीक है नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान में उसने इंटरवीन किया, और लेकिन अफगानिस्तान में USA की जो एक किरकिरी हुई है, एक हार हुई है। तो अब USA भी जो वैश्विक स्तर पर जो भी आपके पास ऐसे देश हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या सैनिक शासन है, तो अब USA का भी जो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो चुका है वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लेकिन पहले USA लोकतंत्र की स्थापना के लिए आगे आता था, तो अब वो गंभीर दिखाई नहीं देता। और एक जो इस समय हॉट इशू बना हुआ है, रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव। रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव से एक आशंका लगाई जा रही है कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ठीक है नहीं, क्योंकि उधर यूक्रेन को नाटो जो आपके पास संगठन है, एक सैनिक मतलब आपके पास सुरक्षा संगठन जो पश्चिमी देशों का है जिसे अमेरिका लीड करता है, और रसिया, इनमें सीधा सीधा तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और इस समय न्यूज में ये चला आ रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। ठीक है नहीं, अगर रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो तीसरा विश्व युद्ध होने के चांसेस हैं। फिर पश्चिमी देश और मध्य एशियाई देशों में उतार चढ़ाव, यानी कि जो
पश्चिमी एशिया है, जिसे आपके पास इजराइल का एरिया है या सऊदी अरब का एरिया है या फिर यूएई का। अभी हमने देखा सऊदी अरब यूएई में 2 बम ब्लास्ट भी हुए हैं और वहाँ इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, और सऊदी अरब का ईरान के साथ या इजराइल का ईरान के साथ, तो वेस्ट एशिया में जो है काफ़ी एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। वो भी एक सुरक्षा चुनौती है विश्व के लिए। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़े जो है युद्ध को आपके पास क्रिएट हो सकता है, एक बड़ा युद्ध। मध्य एशियाई देशों में अभी हमने देखा कजाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति हुई, तो रसिया के और विभिन्न जो देश थे उन्होंने कजाकिस्तान की हेल्प की उस विद्रोह को दबाने में, तो उसका यूएसए ने उस विरोध किया इस चीज़ का। तो कजाकिस्तान या मध्य एशिया में थोड़ा सा डिसबैलेंस स्थिति बनी हुई है। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें वैश्विक सुरक्षा के लिए एक घंटी साबित हो रहा है, घंटी की तरह है ये, कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक हमने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का रूल आया है, उससे अफगानिस्तान के बहुत सारे संगठन, जैसे अफगानिस्तान का अलकायदा से संबंध माना जाता है, तो अगर आतंकी संगठन आए इस टाइप से अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अगर गठजोड़ हो जाता है, तो न केवल पूरे भारत पर बल्कि पश्चिमी जो देश हैं आपके पास, उन पर भी आतंकी हमले का एक टाइप से जो है प्रबलता बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और तालिबान में ही एक तहरीक तालिबान करके आपके पास संगठन है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है, जो पाकिस्तान में इनिशियली मतलब पाकिस्तान में वो विस्फोट करा रहा है। अभी पीछे लाहौर में और इस्लामाबाद में विस्फोट हुए। और पाकिस्तान में ही आपके पास एक जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे जो है संगठन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ये हमेशा जो है एक प्रकार से मतलब आपके पास शांति इस एरिया में नहीं रही, और ये विश्व के लिए अशांति का काम कर रहा होता है। चीन की नव साम्राज्यवाद की नीति। चीन आपके पास अपने आर्थिक प्रभाव से और सैनिक प्रभाव से विभिन्न छोटे छोटे देशों को आर्थिक प्रभाव से कर्ज देता है, और उसके बाद फिर उन्हें उनके कुछ ना कुछ जो पोर्ट या इस टाइप की चीज़ों को लीज पर लेता है, या उनसे कुछ व्यापारिक आपके पास समझौता करके छूट ले लेता है। तो चीन की नव साम्राज्यवाद की नीति, चीन ताइवान को आपके पास धमकी देता है, या चीन भारत में भी लद्दाख में आपने देखा होगा कि भारत की भूमि को हथियाने की कोशिश चीन ने की है। तो चीन का जो नव साम्राज्यवाद है वो भी विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। और इंडोनेशिया जैसे देशों में हमने देखा रेडिकल इस्लामिक संगठन, जो आपके पास एक उग्र इस्लामिक संगठन है, वो उभर कर आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास आसियान का क्षेत्र है, ये भी इनस्टेबिलिटी का क्षेत्र बन सकता है। और प्रशांत क्षेत्र यानी कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हमने देखा चीन और अमेरिका के मध्य इस समय पूरा कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के मध्य काफ़ी संबंध बिगड़े हुए हैं। और दक्षिण चीन में जो आपके पास फ्री ट्रेड या फ्री आपके पास मोमेंटम के लिए, नेविगेशन के लिए यूएसए चाइना में आपसी तनाव बना रहता है। तो वो भी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र भी जो है, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र जो है, वो भी एक अस्थिरता का क्षेत्र बना हुआ है। फिर चीन का आर्थिक उभार। चीन जैसे कि तेजी से आर्थिक उभार हुआ है, 2020 में चीन की जो जीडीपी है वो 15.66 ट्रिलियन की जीडीपी आपके पास 2020 में आई है, जो अमेरिका की जीडीपी से भी काफ़ी आ गया। तो चीन का ये आर्थिक उभार जो हो रहा है वो विभिन्न देशों के लिए चिंता का विषय है। चीन अपने आर्थिक प्रभाव से विभिन्न देशों पर कमांड करने की कोशिश कर रहा है। अब हम भारत और चीन का वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है, वो भी एक प्रकार से चीन का विभिन्न देशों में अपना इंटरवेंशन, अपनी स्थिति मजबूत करने का एक प्रयास है। जिससे क्या होगा, चीन और यूएसए आमने सामने की स्थिति में है, और चीन विभिन्न देशों पर अपना दबाव बनाकर, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर कर, वहाँ पर पैसे को खपाकर, और फिर उन देशों पर अपनी नीतियों को मतलब थोपने का कार्य कर रहा है। अब भारत और चीन के संदर्भ में हम देखें, हमने विश्व के संदर्भ में विभिन्न सारे आपके पास मुद्दे बताए कि ये मुद्दे इसमें क्षेत्र मतलब पूरे क्षेत्रीय नहीं, पूरे विश्व के समय सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और खतरा बने हुए हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद भारत चीन के संदर्भ में देखा तो चीन ने आपके पास भारत के लद्दाख क्षेत्र में, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी बड़ा पोर्शन चीन ने जो है भारत का वो आपके पास कैप्चर किया हुआ है या कैप्चर करने की स्थिति में है। तो वहाँ टेंशनबाजी है दोनों के आपके पास, भारत और चीन के। फिर पाकिस्तान चीन का गठजोड़, भारत के संदर्भ में देखें तो पाक और चीन दोनों गठजोड़ जो है भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, जिससे कहीं भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पाकिस्तान की ओर से या भारत की ओर से, तो ये क्षेत्र जो है युद्ध का क्षेत्र बन सकता है। प्रशांत क्षेत्र में आपके पास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनका जो क्वाड बना हुआ है,
तो चाइना इस क्वाड को अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपने देश के हित के लिए असुरक्षित महसूस करता है। तो ये जो प्रशांत क्षेत्र में यहाँ भी एक युद्ध का क्षेत्र बन सकता है क्वाड और चाइना के मध्य। चाइना आरोप लगाता है कि क्वाड की स्थापना हमारे खिलाफ की गई है, और चीन ने भारत को एक कन्वेंशनल वार यानी परंपरागत जो युद्ध होते हैं उसमें चीन ने कहा है कि हम लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी भारत पर यूज करेंगे। तो चीन ने जो भारत को धमकी दी है, तो इससे क्या है, इससे भी क्षेत्र में जो है वो एक प्रकार की अस्थिरता बनी हुई है, या एक ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है भारत चीन के मध्य। और दक्षिण हिंद महासागर में चीन की जो बढ़ती सक्रियता, चीन ने अपनी बहुत सारी जो है मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को आपके पास हिंद महासागर में आपके पास उसने सेटअप करके रखा है, या बीच बीच में जो है मोमेंटम होता रहता है। तो वो भी एक भारत और चीन के मध्य एक या वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, क्योंकि चीन लोकतंत्र तो है नहीं, चीन एक आक्रामक देश, एक समाजवादी माइंड सेट को लेकर आगे बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, वैश्विक स्तर पर न के और भारत के लिए दोनों ओर से सुरक्षा की जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भारत को उसके पड़ोसी देशों, चीन का ये आपके पास एक एजेंडा है कि विभिन्न इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या अन्य किसी हेल्प के माध्यम से भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग किया जाए। तो भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग करने के कारण भारत की जो एक पड़ोसी क्षेत्र में एक आपके पास सिक्योरिटी है उसे कम करने के मतलब कम करने की सोच रहा है चीन। तो उससे ये सारे जो भारत और चीन के मध्य मैंने पॉइंट आपको बताए, तो ये सारे भारत और चीन या पाकिस्तान का जो एरिया है ये भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, ठीक है नहीं। तो हमने देखा विश्व के संदर्भ में, हमने पॉइंटों को देखा कि इस समय विश्व के संदर्भ में कौन कौन से पॉइंट और भारत के संदर्भ में हमने देखा। तो दोस्तों ये इस समय वैश्विक स्तर पर ये सुरक्षा चुनौतियां हैं भारत और चीन के मध्य और विश्व के स्तर पर। तो इसलिए 2022 को एक तृतीय विश्व युद्ध का आगाज कहा जा रहा है, और इस समय रसिया और यूक्रेन के मध्य टेंशन जो है चरम स्तर पर है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी टाइप से अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है वैश्विक सुरक्षा से लेकर, तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हो, और भारत और चीन के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंटों को ले सकते हो, और इधर भी रेफरेंस कर मतलब ले सकते हो इन पॉइंटों का, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से हमारा अपना ये क्वेश्चन पूरा हुआ कि सुरक्षा चुनौतियां विश्व स्तर पर, और हम आगे भी जो है अब भारत की विदेश नीति क्या रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पर हम को लेके आएंगे आपके पास वीडियो। तो दोस्तों बस आपसे यही है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और बस आप देखते रहिए लक्ष्य IAS PCS, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।